आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के इस महीने सितंबर 2024 के अंदर जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया पिछले साल सितंबर 2023 के अंदर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। और ये चीज़ देखी गई है कि हरियाणा बोर्ड के जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन पेपरों की तैयारी करनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड के पिछले सालों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं विद सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इसके अलावा जो इस साल हरियाणा बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के अंदर जो बदलाव किया है, आपके जो क्वेश्चन पेपर 80 नंबर के आएंगे यानी कि सोशल साइंस का जो इस बार क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। सैम्पल पेपर मैं आप अपलोड करूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो नया पैटर्न है उसके साथ आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो इसलिए अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हाफ ईयरली असेसमेंट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है सितंबर 2023 यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। 10वीं कक्षा का है, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। 40 नंबर का पेपर आया था और 90 मिनट का टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से सेक्शन ए से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आया था ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था। तो जो ग्रीस देश का नाम है ये, और इस देश का जो सबसे प्रसिद्ध शहर था वो कौन सा था, तो आंसर है ऑप्शन बी एथेंस। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन वेद और उपनिषद निम्नलिखित में से किस दर्शन का हिस्सा है। तो ये दोनों जो हैं वैदिक दर्शन के जो है हिस्सा है, भाग हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हार्स यानी कि नुकसान का सही कारण नहीं है। तो इनमें से जो कौन सी टिप्पणी है जो प्राकृतिक जो वनस्पति है और जो प्राणी जात है उसके नुकसान का कारण नहीं है, तो ये है आंसर से पशुचारण यानी कि पशुओं के चरने के कारण प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से भी प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यानी कि लो अयस्क जो लोहा है जिसे लोहा प्राप्त होता है वो किस तरह का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है यानी कि लोहा प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में है। जिस दिन ये समाप्त हो गए तो इनका जो दोबारा निर्माण होना है वो कठिन है। यानी कि ये इस तरह का संसाधन है, एक बार समाप्त हो गया तो इसका पुनः निर्माण होना मुश्किल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है इसको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं पंचायती राज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब शक्ति को यानी कि पावर को केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, यानी कि केंद्र सरकार मतलब दिल्ली की सरकार, राज्य सरकार जैसे कि हरियाणा की सरकार, इससे शक्तियां लेकर जो स्थानीय सरकार है, लोकल सरकार है, उसको दे दी जाती है तो इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन द जो है आंसर है, यानी कि शक्तियों को उच्च लेवल से निम्न स्तर पर यानी कि निम्न लेवल पर स्थानांतरित करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जब हम किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। यानी कि किसी देश की जो टोटल आय है उसमें से अगर डिवाइड कर दिया जाए टोटल जनसंख्या को, यानी कि जो टोटल जनसंख्या है उससे टोटल आय को डिवाइड किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन द जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय को किस रूप में भी जाना जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम है इसका औसत आय। यानी कि औसत आय और प्रति व्यक्ति आय एक ही है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रोम। रोम शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद है सेक्शन बी, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पॉइंट इसके अंदर, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोका या धीमा करना। यानी कि जो पर्वतीय ढाल है यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो ढलान है उस पर पेड़ लगाकर जल यानी कि पानी का जो प्रवाह है यानी कि जो पानी की गति है उसको धीमा किया जा सकता है या फिर उसको रोका जा सकता है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन नहीं होगा। उसके बाद समुच्चय जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे नहीं प्रवाहित होगा, यानी कि पहाड़ों के ऊपर सीढ़ी नुमा खेती करने से भी जो है मृदा अपरदन नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार कृषि कर यानी कि पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बनाने से और सीढ़ीदार कृषि करने से भी जो है मृदा का अपरदन नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। जब किसी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता तो राज्य सभी धर्मों को समान समझता है तथा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी कि कोई एक स्पेसिफिक धर्म न होना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक धर्म न होना। इसके अंदर ये बताया गया है कि जब किसी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा देश है जिसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि उस देश के अंदर सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको समान दर्जा यानी कि समान अधिकार प्राप्त हों, तो ऐसे जो देश हैं उसको धर्मनिरपेक्ष देश या फिर राज्य कहलाते हैं। यानी कि जो राज्य सभी धर्मों को समान समझता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें, आर्थिक गतिविधि माल या सेवाओं को बनाने, प्रदान करने, खरीदने या बेचने की गतिविधि है। यानी कि आर्थिक गतिविधि का मतलब ये है कि किसी भी तरह की वस्तु का निर्माण करना, सेवाओं का निर्माण करना, सेवाएं जो है प्रदान करना, वस्तुएं प्रदान करना, खरीदना या बेचना, ये सारी गतिविधियां जो हैं आर्थिक गतिविधियां हैं। कोई भी क्रिया जिसमें उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन होता है यानी कि निर्माण होता है, वितरण होता है, उपभोग होता है यानी कि प्रयोग होता है, ये चीज़ें शामिल हैं, तो वो सब ये जो गतिविधियां हैं ये आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। यानी कि किसी वस्तु का निर्माण करना या फिर किसी सेवा का निर्माण करना, उसको बेचना और उसका उपभोग करना या फिर वितरण करना, ये सारी आर्थिक गतिविधियां हैं। उसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इस्लाम के शीघ्र प्रसार के क्या कारण थे। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के इतनी जल्दी से फैलने के कारण क्या थे, यानी कि उसके पीछे क्या कारण थे कि जिसकी वजह से इस्लाम धर्म इतनी जल्दी फैला। तो आंसर देखें, इस्लाम के शीघ्र प्रसार के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है मक्का कई वैश्विक व्यापार मार्गों से जुड़ा था, यानी कि जो मक्का है मुसलमानों की जो पवित्र जगह है, तो यह जो है कई सारे वैश्विक व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। दूसरा पॉइंट बताया इसके अंदर, इस्लाम धर्म को मानने वाले शासकों ने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे और वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। यानी कि ऐसे राजा जो मुस्लिम धर्म को मानते थे उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र यानी कि बहुत सारी जगह को जीत लिया, यानी कि देशों को जीत लिया और वहाँ पर फिर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उसके बाद मिशनरी गतिविधियों से इस्लाम को बढ़ावा मिला, यानी कि दूसरे देश में जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसको मिशनरी गतिविधियाँ कहलाती हैं। तो इस वजह से भी जो है इस्लाम धर्म को बढ़ावा मिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शक्ति का क्षैतिज वितरण क्या है। सत्ता की साझेदारी के इस रूप के किन्हीं 2 लाभों की व्याख्या करें। यानी कि शक्ति का जो क्षैतिज वितरण है वो क्या है और सत्ता की जो साझेदारी है इस रूप में कोई 2 लाभ जो हैं उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, शासन के 3 अंग होते हैं, यानी कि जो शक्तियां हैं उसको 3 अंगों के बीच में बांटा गया है। विधान पालिका, यानी कि इसका मतलब है विधान पालिका जो न्याय बनाती है, कार्यपालिका जो कानून है उनको लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका कानूनों को बनाए रखने का यानी कि सुरक्षा का कार्य करती है। शासन के इन 3 अंगों के बीच सत्ता को जो बंटवारा होता है उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है।
यानी कि शासन के ये जो तीन अंग हैं, इन तीनों अंगों के बीच में जो सत्ता है यानी कि शक्ति का बंटवारा किया गया है, और इसी बंटवारे को जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। और यहाँ पर आपको ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है, विधान पालिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है कानूनों को लागू करती है, और इनको बनाए रखने का यानी कि सुरक्षा का जो काम होता है वो न्यायपालिका का होता है। और इसके जो लाभ हैं वो हैं, पहला लाभ है इसका, इससे सत्ता का असीमित उपयोग नहीं होता, यानी कि शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं हो सकता इसकी वजह से, क्योंकि इसमें एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी कि इसका जो एक अंग है वो दूसरे अंग के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करता है। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है, इससे सत्ता का संतुलन बना रहता है, यानी कि सत्ता का यानी कि शक्ति का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में भी इससे मदद होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो सीमाएं बताइए। तो यानी कि सीमाएं का मतलब है कोई नुकसान बताने हैं, और वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि पैसों का इसमें प्रयोग नहीं होता है कि एक वस्तु दें और दूसरे व्यक्ति से कोई दूसरी वस्तु अपने आवश्यकता के लिए, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसी के बारे में आंसर में बताया गया है, जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी अन्य कोई वस्तु या सेवा का लेन देन हो तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पैसों का प्रयोग नहीं होता, किसी एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करना या एक सेवा के बदले कोई दूसरी सेवा प्राप्त करना, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो और इसके जो हानियाँ हैं, नुकसान जो हैं यानी कि सीमाएं, वो हैं आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की कमी, यानी कि जो आवश्यकता है उसके दोहरे सहयोग की कमी पाई जाती है। मान लीजिए जो वस्तु आपके पास है, आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को जिसको उस वस्तु की ज़रूरत हो, या फिर आपको जिस वस्तु की ज़रूरत है आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास वो वस्तु है, और उसके बदले में उस व्यक्ति को जो आपके पास वस्तु है वो भी उसको ज़रूरत हो। ये चीज़ें भी मतलब देखी जाती हैं। तो इसमें जो है ये सबसे बड़ी कमी है कि आवश्यकता का जो दोहरा संयोग जो है इसकी कमी पाई जाती है। और दूसरी कमी है मूल्य की एक सामान्य इकाई की कमी, यानी कि मूल्य की जो एक सामान्य जो इकाई होती है उसकी कमी होती है, यानी कि जो इकाई है वो निर्धारित नहीं होती। उसके बाद है सेक्शन डी, ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मध्यकाल में भारत में किसानों की स्थिति कैसी थी। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, चॉइस के अंदर क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना होगा जो आपको आसान लगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो पहली विशेषता थी, सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। यानी कि इस सभ्यता के अंदर, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता के जो नगर थे यानी कि जो शहर थे उसमें पूर्व में और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं, यानी कि 2 टीले होते थे। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र होता है, यानी कि जो पूर्व का टीला था, पूर्व दिशा के अंदर जो टीला होता वहाँ पर आवास क्षेत्र होते थे। और पश्चिम टीले पर जो है दुर्ग स्थित थे, यानी कि राजाओं के महल स्थित होते थे। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे, यानी कि इन नगरों के चारों तरफ जो है रक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। रक्षा प्राचीर का मतलब होता है ऊंची ऊंची दीवारें होना, और जिनमें बुर्ज बने होते थे, और उन दीवारों के अंदर बुर्ज भी होते थे। बुर्ज का मतलब है मीनार, और जो ऊंची होती थी जिससे जो है एक बड़े क्षेत्र के ऊपर नज़र रखी जा सके। इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर तथा 3 मीटर चौड़ी थीं। तो इस सभ्यता के अंदर जो है मुख्य सड़कें नगर को यानी कि शहर को 5 से 6 भागों में वो विभाजित करती थी, यानी कि जो मुख्य सड़कें थीं वो शहर को 5 से 6 भागों में उसको बांट देती थी। और मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़कें थीं वो सड़कें 9.15 मीटर तथा 3 मीटर चौड़ी थीं। सड़कें कच्ची होती थी, और सड़कें जो थी वो कच्ची थी। साफ़ सफाई का उचित ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी कि घरों से जो गंदा पानी था नालियों के द्वारा नालों में चला जाता था, फिर नालों के द्वारा पानी को नगर यानी कि शहर से बाहर निकाल दिया जाता था।
उसके बाद आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानाघर तथा भवन के बीच में आंगन होता था। यानी कि जो घर का डिज़ाइन था वो इस तरह का था कि जितने भी रहने वाले जो आवासीय भवन थे यानी कि घर थे, उसमें 3-4 कमरे होते थे, अलग से रसोई घर होता था, स्नानघर होता था, भवन के बीच में एक बड़ा सा आंगन भी होता था। संपन्न घरों में कुआं और शौचालय भी होता था। यानी कि जो अमीर लोग थे उस समय के, उनके घरों में कुएं भी होते थे उनके, और शौचालय भी होते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वनों और वन्य जीवन संरक्षण में समुदायों की भूमिका के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, जो भारत में वन है और जो वन्य जीव है यानी कि वनों में रहने वाले जीव हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो समुदाय हैं, उन समुदायों का की क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, मृदा अपरदन अथवा भू संरक्षण को रोकने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो आंसर देखें, मृदा अपरदन अथवा भू संरक्षण को रोकने के उपाय, पहला है वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जाता है। पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। घास भूमि का विस्तार करने से भी मृदा अपरदन कम हो जाती है। यानी कि जो घास जो है उसका विस्तार करने से यानी कि अधिक घास लगाने से भी जो है मृदा अपरदन नहीं होती, क्योंकि घास जो है मृदा की ऊपरी परत जो है उसको जकड़ कर रखती है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। उसके बाद है सीढ़ीदार खेती करना, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है, इससे अपरदन कम होता है। यानी कि मृदा का अपरदन इस तरह की खेती करने से, सीढ़ीनुमा खेती करने से अपरदन कम हो जाता है। रक्षक मेखला मरुस्थलीय भागों यानी कि जो मरुस्थल के भाग हैं, वृक्षों को कतारों में यानी कि वृक्षों को जो है लाइनों में लगाकर, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है, यानी कि एक लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं। इसको जो है रक्षक मोखला कहा जाता है, और इसकी वजह से जो है मृदा अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर खुली जगह होती है और वहाँ पर हवा जो है तेज़ चलती है, और पेड़ों को अगर वहाँ पर कतार में लगाया जाएगा तो वो हवा की जो गति है उसको कम कर देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे पानी के बहाव को कम कर देते हैं। यानी कि जो नदियां हैं, नदियों के किनारों के ऊपर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे पानी के बहाव को कम कर देते हैं। यानी कि जो पानी की बहने की जो स्पीड है उसको पेड़ पौधे कम कर देते हैं तथा मृदा के कणों को आपस में जोड़े रखते हैं। और जो मृदा यानी कि मिट्टी के जो कण हैं उनको आपस में जोड़ने का काम भी पेड़ पौधे करते हैं, और इससे नदियों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाकर अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि नदियों के किनारों पर पेड़ पौधों को लगाकर जो मृदा का अपरदन है उसको रोका जा सकता है। और उसके बाद है 5वां पॉइंट, समोच्चय रेखीय जुताई, यानी कि ढाल वाली भूमि पर समोच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम हो जाती है।